चलिए आप सभी म्यूट कर लो जरा खुद से, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे एक फिगर आ रहा है, एक फिगर है कि रॉबर्ट क्लाइव जो होगा ये इसको दीवानी दिया जा रहा है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। ठीक है, दिया जा रहा है ना। ठीक है, आपको याद है इसके पहले वाले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस पे डिस्कस कर लिया था कि इंग्लिश सरकार को, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, ठीक ना। और देने वाला एक मुगल एम्परर था। कौन था वो मुगल एम्परर? बताइए जरा, चैट सेक्शन में बताओगे कौन था वो? सिराजुद्दौला था। पन्मे ने नाम लिया शाह आलम सेकंड, एक ने नाम कहा। ठीक है, और पर मैंने कहा। उसके बाद एक है मीर जाफर। कौन था वो? देने वाला था शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्पर था। आपको याद होगा युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और उसके बाद फिर सुजाउद्दौला, एक सुजाउद्दौला भी आए थे ना, ठीक ना। तो शाह आलम सेकंड ने दिया था। ठीक है, तो अब कुछ कुछ डेट हम लोग को उसको हम लोग डील करेंगे। कि याद होगा कि 12 अगस्त को, ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? किस ईयर में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? 1764। हार गए थे ना उसमें, ठीक है। इंडिया वाले, इंडिया के तरफ से लड़ने वाले हार चुके थे। तो फिर क्या होता है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉइंट कर लेता है दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, वो अपॉइंट कर लिया इन लोगों को दीवान ऑफ बंगाल, ठीक ना। और बंगाल की दीवानी इनको दे दिया गया। ठीक है, ये हुआ था चुपचाप, किसी को पता नहीं था, बस भले पेंटिंग में दिखाया कि नहीं सब कुछ सामने हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटेन जो चाहती थी उससे अधिक उसको मिल चुका था। ब्रिटेन ने कभी इसको सोचा नहीं था ना कि हमको इतना बड़ा चीज मिलने वाला है, मतलब कि दीवानी मिलने वाली बंगाल की, लेकिन अब उसको बंगाल की दीवानी मिल गई। ठीक, अब दीवान क्या होता है बता सकते हो तुम लोग? दीवान क्या होता है? हाँ, आपको बताया था दीवान क्या होता है। दीवान, हाँ, लाइक ऑनर है, जस्ट लाइक ऑनर। ये क्या करेगा, ये पर्सन जो होगा, जो भी आदमी दीवान के पोस्ट पे रहेगा, वो टैक्सेस कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बन जाता है चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि उसको फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे चीज जो होंगे वो मिल गए। ठीक है, तो दीवान जो होगा वो होता है चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, दीवान को कहते हैं, जितना दूर उसको मिल गया। अब उसको जो होगा वो नया नया तरह का लैंड कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे रेवेन्यू रिसोर्सेज लेकर आने हैं, ठीक, ये सभी बारे में वो डिस्कस कर चुका है, ठीक ना। अब एक व्यापार करने आई जो कंपनी थी, व्यापार करने के लिए आई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये पावर मिल गया है कि अब वो कोई चीज सामान खरीद सकती है, बेच सकती है अपनी मर्जी से, जिसका उसके जिसके ऊपर उसका मालिकाना हक नहीं था, लेकिन अब उसको मालिकाना हक मिल चुका है, अब उसकी मालिक बन चुकी है फाइनेंशियली, अब उसकी वो मालिक हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक ना। चलो यहाँ पे भी जो दो पॉइंट हमारे पास है, ये दो पॉइंट बस नोट कर लो, बहुत सिंपल सिंपल से दो पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन अपने हर एक पेंटिंग में अपने आप को मैजेस्टिक और इंडियन को पुअर दिखा देते हैं।
डन ना, सब कर चुके हैं ना इसको। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट और, 1 मिनट और देते हैं आपको, कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। ठीक है श्रेया, जल्दी कर लो। क्या कर रहे हो ना, वाई इट इज रिटन ओनली बंगाल नॉट प्रोविंस, मतलब बंगाल इट इज अ प्रोविंस, ये क्षेत्र था बंगाल। ठीक है, चलिए अब नोट हो चुका होगा तो आगे बढ़ते हैं। श्रेया नोट कर चुकी हो ना तुम? अब देखिए, अब क्या है, अब इनको समझना है, अब स्टोरी वाइज है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक ना, तो देखो क्या हुआ, कंपनी जो होगी वो कंपनी कंट्री के अंदर रूल तो कर ली है। अब रूल करने का इसको अधिकार मिल चुका है, लेकिन इसको डर है क्योंकि बंगाल के जो बहुत सारे एरिया, क्योंकि बंगाल एक छोटा सा एरिया नहीं था, बहुत सारे एरिया में बंगाल में कुछ और भी रूलर होंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जो पहले से रूल कर रहे हैं लोग, जो पहले से रूलर यहाँ पे रहे हुए हैं, क्या उनको पसंद आएगा बिल्कुल भी कि हमें हटाकर कोई नई कंपनी जो कि वो रूल करना शुरू कर दे? क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक ना, तो वो तो कहीं ना कहीं जो होंगे अपना सर उठाएंगे, सर उठाएंगे तो क्या वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट तो करने वाले हैं, रिवोल्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनी ये समझ चुकी थी कि उसको बहुत ही सावधानी के साथ, मतलब यहाँ पे लिखा है ओवर द ईयर्स कंपनी आल्सो इट हैज टू मूव विद सम कॉशंस, बहुत ही सावधानी के साथ चलना है क्योंकि बाहरी ताकत थी, और ऐसे टाइम पे इसका काम था कि वो उन सभी लोगों को शांत रखे जो पहले से कंट्री साइड में, गांव में, देहातों में जो होंगे वहां पे रूल करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो अब वो समझती थी कि हमको इनको कंट्रोल करना है, इनको एलिमिनेट नहीं करना है। यानी कि जो भी एरिया इनको मिला उसमें से ही कभी उसने ये ट्राई नहीं किया कि जो भी यहाँ पे रहने वाले दीवान हैं या अलग से अलग तरह के नवाब वगैरह जो लोकल एरिया के नवाब वगैरह हैं, इनको हम टोटली रिमूव कर दें, रेक्टिफाई कर दे, खत्म कर दे, ये इसके बारे में उसने डिस्कस नहीं किया। उसने चाहा कि ये लोग रहे लेकिन ये लोग मेरे अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, और अंडर कंट्रोल करने का ट्राई करते, जो जमींदार वगैरह तुम लोग आगे पढ़ोगे मालूम चलेगा कि जमींदार वगैरह इनके अंदर रहते थे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग, हेड डालते हैं रेवेन्यू ऑफ फॉर द कंपनी, कंपनी का पैसा, कंपनी की आमदनी कहाँ से होती थी, ये हेडिंग है हम लोग का, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, पैसे कहाँ से लाती थी कंपनी। ठीक है, हम लोग इस पर डील करेंगे। ठीक है, तो कंपनी दीवान तो बन चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने आप को व्यापारी ही मानती थी। व्यापारी समझ में आ रहा है ना, ट्रेडर, अभी तक वही समझ रही थी वो अपने आप को। ठीक है, अब वो चाहती थी कि उसके पास अधिक से अधिक पैसे आए, लेकिन पैसे कैसे आए, किस तरीके से उसका पैसे लेना, उसको सेटअप करने में एकदम उसको ध्यान नहीं था। ठीक है, वो अधिक से अधिक टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे, और वो अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहती थी इंडिया से। ठीक ना, इंडिया से जो भी कॉटन और सिल्क जो होगा उसको जितना सस्ता में होगा उस सस्ते में खरीदना चाहती थी। लेकिन अधिक से अधिक खरीदने के चलते क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, और क्या होता है कि 1865 तक जो कंपनी था, 5 साल के बाद तक यानी 1870 तक क्या होता है कि जो सिल्क और कॉटन था उसका दाम जो होगा दुगना हो जाता है। यानी भाई किसी की भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट बढ़ता है। ठीक है, अब ये खरीदने के लिए, समझना, ये खरीदने के लिए पहले ब्रिटेन क्या करती थी कि वो अपने कंट्री से सोना लेकर आती थी। तो कंपनी जो होगा उसको यहाँ सामान खरीदने के लिए सोने के बदले में व्यापार होता था, तो अपने यहाँ से सोना लेकर आएगी, ठीक है, ब्रिटेन से, और गोल्ड और सिल्वर, और इसके बाद जो होगा वो वहां सामान खरीदेगी। लेकिन अब वो क्या की कि अब ये उसी सामान को खरीदेगा, इसका रेट बढ़ चुका है, इसको खरीदने के लिए वो बंगाल से ही टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दी। ठीक ना, ये बंगाल से ही टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दी, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसी पैसे से वो सामान खरीदना शुरू करती है। समझ में आ रही बात? तो पहले वो लोग क्या करते थे कि पहले वो लोग पैसे लेकर आते थे,
पैसे के रूप में वो क्या लेकर आए थे, सोने चांदी लेकर आएंगे, तब इंडिया सामान खरीद के ले जाएंगे। लेकिन अब वो क्या करेंगे कि अब भारत से ही जो होगा इंडिया में ही वो क्या करेंगे कि वहीं से पैसे कलेक्ट करेंगे एज अ टैक्स, और उसी से वो लोग सामान खरीद के लाएंगे। ठीक है, देखो ये हमें याद रखना है ये पॉइंट। बिफोर 1865 company had to purchase goods in India by importing gold and silver from the Britain. Now the revenue collecting Bengal could finance the purchase of the goods for export. ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए जरा मुझे। हाँ हाँ, यहीं से खरीदेंगे और यहीं से रेवेन्यू भी लेंगे। बिल्कुल सर अपन थोड़ा ऊपर कीजिए ना। मैं टाइम दूं? अच्छा चलो पहले नोट कर लो, मैं बोलूंगा तब नोट करना। अब नोट कर लीजिए जरा इसको, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, फर्स्ट पैराग्राफ में। कर चुके नोट? हो गया, डन, ओके चलिए। अब मुझे आप लोग कंडीशंस बताओ। होगा क्या कि तुम्हारे पास सामान है और हम तुमसे तुम्हारे सामान को जबरन खरीदे बाई फोर्सली, और जितना तुम पैसा मांगो उससे कम पैसे दे, और क्योंकि तुम कमजोर हो, क्योंकि हम रूलर है, तुम मेरा विरोध नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम उस एरिया में रहना चाहोगे कि वहां से छोड़कर भाग जाओगे? नहीं रहना चाहोगे, बिल्कुल भाग जाओगे ना। ठीक है, यू विल लीव द एरिया, बिल्कुल यही चीज है। तो यही चीज वहां पर था, वहां पे क्या होगा कि आर्टिसंस जो होंगे या फिर जो भी पीजेंट्स वगैरह था, उनसे वो लोग क्या करते थे कि उनसे वो टैक्स भी लेंगे, उनसे वो सामान भी खरीदेंगे, और सामान खरीदने के बाद बदले में जो होगा एक जो एक्चुअल पेमेंट उनको करना चाहिए था वो पेमेंट उनको करेंगे नहीं। तो जब करेंगे नहीं तो वो लोग भागना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि आर्टिसंस भाग के डिजर्ट कर दिए, डिजर्ट मतलब गाँव से भाग गए, दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए, डिजर्टेड कर दिए विलेज को। वहीं पे कुछ लोग जो होंगे आपके पीजेंट्स वगैरह, ये भी ड्यूज अपना नहीं क्लियर कर पाए, वो भी भागना शुरू कर दिए। ठीक, रिजल्ट ये हुआ कि जो प्रोडक्शन था, ये प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा घटेगा जब लोग भागना ही शुरू कर देंगे तो? प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा? लॉस ही होगा ना, घटेगा।
तो प्रोडक्शन जो हुआ घटना शुरू कर दिया। और फिर क्या होता है कि 1770 में एक फेमाइन आता है। फेमाइन समझते हो तुम लोग? फेमाइन क्या होता है? फेमाइन अकाल, फूडिंग, ठीक है। फूडिंग की जब कमी हो जाएगी, भोजन नहीं रहेगा, क्योंकि अब लोग तो खेती भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। भुखमरी, हाँ भुखमरी ही कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। फेमाइन में क्या होता है कि अनाज ही उत्पादित नहीं होता, उस साल फसल ही नहीं होगी, सारी फसल खराब हो जाएगी। तो पहले के लोग स्टोर करके तो रखते नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो टेरिबल फेमाइन था 1770s में, उसके कारण 1/3 पॉपुलेशन जो होगा वाइप आउट हो गया। वाइप आउट का मतलब समझ जाओ कि 1/3, हर एक 3 में से एक आदमी, लगभग 30%, 33% लोग जो थे वो मारे चले गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई भी चीज नहीं था, ठीक है। अब समझ जाओ ऐसा जो कंडीशन होगा, ये एक इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ बन रहा है। ये देखो एक फिगर दिया है, एक हार्ट का फिगर दिया है। हार्ट मतलब होता है बाजार, ठीक है, मार्केट। तो यहाँ पे कुछ लोग आते थे जहाँ पे अपना सामान, जैसे हमारे यहाँ भी मार्केट है ना, उसी का एक फिगर दिया है, एक नॉर्मल सा मार्केट। लेकिन जब इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा तो क्या मार्केट में लोग जाएंगे? जब इकोनॉमिकल क्राइम होगा, क्राइसिस, तो क्या जाएंगे कि नहीं मार्केट में? नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो चीजें वो फिगर में दिखाएगी। अब आते हैं हम लोग कि एक आते हैं पर्सन जिसका नाम होता है कॉर्नवालिस। याद नाम रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका नाम था, चार्ल्स कॉर्नवालिस पूरा उसका नाम, ठीक है। और इन्होंने एक सेटलमेंट लिया था, इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। इनका जो सेटलमेंट था उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, समझते हैं इसको क्या था ये, ठीक है। तो कंपनी जो होगी 1793 में परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक व्यवस्था लेकर आती है, ठीक है। कंपनी में यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होंगे वो लेकर आते हैं। किसका माइक ऑन है? वॉइस हो रही है खटपट की। ठीक है, आवाज ना किया कीजिए आप लोग। देखिए जरा, तो हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के परमानेंट सेटलमेंट में। देखो सिंपल होता क्या है कि तुमको एक गांव का मालिक बना दिया जाए। सपोज करो तुमको एक गांव का मालिक बना दिया जाए, ठीक है। और तुमसे कहा जाए कि तुम इस गांव के मालिक हो, अगर तुम इस गांव के मालिक हो तो उसके बदले में तुमको मुझे हर साल 20,000 रुपये, बहुत छोटा सा अमाउंट बोल रहे हैं, 20,000 रुपये तुमको मुझे देने हैं, ठीक है। समझ में आई बात? 20,000 रुपये तुमको हर एक साल मुझे देने हैं, और एक लंबे समय तक। क्लियर हो रही बात? ठीक। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने गांव से कितना अर्न कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हमको एक फिक्स अमाउंट चाहिए कि इतना अमाउंट तुम मुझे दोगे ही दोगे। क्लियर हो रहा है क्या होता है ये? हमने क्या किया कि परमानेंटली सेटल कर दिया है एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड को, और दे दिया है जमींदार को, राजा को, तालुकदार को, इन सभी को दे दिया गया है, ठीक है। तो राजा तालुकदार को उनको जमींदार बना दिया गया, और उनको कहा गया कि आप जो होगा पीजेंट से रेवेन्यू वगैरह ले। तो ठीक ना। तो इनको कहा गया कि राजा एंड तालुकदार जो होंगे इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया एज ए जमींदार। फिर इनको कहा गया है दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट, ठीक है। दे वेर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। ये लोग टैक्स देंगे और रेवेन्यू डालेंगे कंपनी को, ठीक है। और इनसे जो पैसे लिए जाएंगे वो जो होगा फिक्स हो गया है परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली फिक्स हो गया, जो कि फ्यूचर में बढ़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि एक साल बाद फिर रिव्यू नहीं करेंगे, नहीं, रिव्यू नहीं करेंगे। ये फिक्स कर दिया गया कि हाँ हम तुमसे हर एक साल यही पैसे लेंगे, ठीक ना। तो कुछ जमींदार इसमें फायदे में पड़ेंगे, कुछ जमींदार इसमें घाटा में पड़ेंगे। फायदे में कौन पड़ेंगे? जो अधिक अमाउंट रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे वो बहुत फायदे में रहेंगे। और क्योंकि इनका अमाउंट ये जो फिक्स करते थे एक साल के लिए, वो अमाउंट काफी अधिक होता था, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते थे उसमें जो जमींदार वगैरह लोग थे, इनको लॉस होना शुरू हो जाए, क्योंकि उतने पैसे उनको मिल नहीं पाएंगे जमा करके लोगों से। तो ऐसे में अगर वो जितना कंपनी ने फिक्स किया है कि पर एनम मुझे आपको इतना पैसा देना है, इतना अमाउंट देना है, अगर वो फेल करते हैं तो कंपनी क्या करेगी? उनसे उनकी जमींदारी छीन लेगी, ठीक है। बात समझ में आई? जमींदारी आपसे छीन ली जाएगी। बात आ रही है तुम लोग को समझ में? तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, लाने वाले कौन थे, ये सभी नोट डाउन कर लो। लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, दोनों तरफ फिगर दिख रहा होगा आपको। 1793 में आता है, और इसमें वो क्या क्या करते हैं, ठीक ना। ये जरा नोट डाउन कर लीजिए, ग्रीन पार्ट से आपका मार्क किया हुआ।
हेडिंग आपका ये रहा, जिसके अंदर लिख रहे हो ना रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी, इसी के अंदर आप लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग परमानेंट सेटलमेंट डाल देंगे श्रेया, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लिखकर आगे शुरू करो। परमानेंट सेटलमेंट हेडिंग डालिए नयन श्रीवास्तव, परमानेंट सेटलमेंट डालिए हेडिंग। नोट हो चुका? डन, पक्का ना? और पर मैंने डन कर दिया। ओके, तो अब समझिए, तो ये देखो इसका हम लोग प्रॉब्लम भी समझ चुके हैं, ये प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं। जमींदारी में दोनों ना खुश थे। जमींदारी जो ये परमानेंट सेटलमेंट आया है ना, ये लेकर आया था, कौन लेकर आया था परमानेंट सेटलमेंट? अभिराज, कौन लेकर आया था परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक ना। और इसके थ्रू उसने फिक्स कर दिया। अच्छा तुम लोग देखे हो जो परमानेंट सेटलमेंट, तुम लोग कभी नीलामी होते हुए देखे हो क्या मूविंग में? नीलाम किया जाता है, देखे हो ना? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नीलाम किया जाता है गाँव को। तो लोग जो होगा वो जबाने लाएंगे, इसको ऑक्शन बोलते हैं। तो ऑक्शन के थ्रू जो होगा, ठीक है, ऑक्शन के थ्रू जो होगा जमीन दे दिया जाएगा सभी को। अब अंग्रेज को भी जहां लगता था कि जमींदार फायदे में है, वहां पे टैक्स बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि उस एरिया को उसने फिक्स्ड अमाउंट के लिए दे दिया था कि हाँ इस अमाउंट को हम आपसे लेंगे। तो वो दोबारा वहां से पैसे बढ़ा नहीं सकता था। तो अंग्रेज भी दुखी थे इस सेटलमेंट से। और कुछ ऐसे जमींदार जिनको लॉसेस काफी अधिक हुए थे, उनके पास उतना रेवेन्यू आता नहीं था, फिर भी उतना रेवेन्यू देना पड़ता था, वो भी लॉस के अंदर जा रहे थे। तो वो लोग अब इंटरेस्ट नहीं थे। और ऐसे में सब के सब बस टैक्स कलेक्ट करना चाहते, किसी का भी दिमाग में ये नहीं था कि हमको लैंड एरिया जो होगा जिसपे खेती करते हैं उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। ठीक है, कोई इसके ऊपर बात भी नहीं करता। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि फिर अब एक नया सिस्टम आता है 1822 में, क्योंकि उसके बाद
जो आपके 19th सेंचुरी होती है उसके स्टार्टिंग में ही लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, लोगों को लगने लगा कि अब ये जो सेटलमेंट चल रहा है परमानेंट सेटलमेंट, इससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक अंग्रेज थे जिसका नाम था होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी इन्होंने 1822 में एक नया सिस्टम लेकर आए, और ये सिस्टम जो होगा ये कहलाता है महलवारी सिस्टम। देखो नीचे क्या देखने को मिलेगा, पहले ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो सिस्टम होगा ये महलवारी सिस्टम कहलाएगा। होल्ट मैकेंजी जो होंगे वो लेकर आते हैं 1822 में एक नया सिस्टम जिसको बोलते हैं महलवारी। पहले इसको नोट डाउन कर लो, यही 3 पॉइंट। ठीक है, हाँ बोलिए अनंत, क्या डाउट है बोलो, चैट में डालो ना अपना डाउट। चैट सेक्शन में डालिए अपने डाउट को। चलो बोल सकते हो, अनम्यूट कर लो। सर ये महलवारी सेटलमेंट बाद में मतलब पहले आया था इस ये परमानेंट सेटलमेंट से। उसके बाद में ना आ रहा है 70 60, ये कब आ सर रहा है? लेकिन एक सेकंड सर, एक नहीं रेवेन्यू, यस सर बिफोर, ठीक है सर, थैंक यू। 1793 में आया ना आपका। चलो अब समझ लगे तुम लोग, महलवारी सिस्टम लेकर आने वाले काम लिख चुके हो ना। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते क्या है, देखो इसमें क्या किया गया कि इसने मतलब कि जो आपके मैकेंजी थे इन्होंने कलेक्टर जो अपॉइंट किए गए थे डीएम, उसको भेजा गांव के अंदर, और उसको कहा कि जरा आप जाइए और गांव में जो भी लैंड है ना, लैंड एरिया जो होगा, सॉइल एरिया जो होगा जहाँ पे खेती होती होगी, उस सबको आप क्या कीजिए कि उसका सर्वे कीजिए। और सर्वे करने के बाद, ठीक ना, आप बताइए कि इस जमीन से, इस गांव से कितना लैंड एरिया जो होगा या कितना रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आदमी आता है और आदमी आने के बाद सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद बताता है कि हाँ इस गांव से अमुक एक फिक्स अमाउंट होगा, इतना आप ले सकते हैं। ठीक ना, तो ये जो लैंड एरिया उसने ग्रुप किया ना, उसको उसने नाम दिया महल। ये जो लैंड एरिया को उसने ग्रुप किया है उसको ही उसने नाम दिया महल। समझ में आ रही बात, महल नाम दिया गया। ठीक है, महल नाम दिया। और महल देने के बाद क्या होता है कि अब वो फिक्स कर दिया कि एक महल से कितना उसको टैक्स कलेक्ट करना है। और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसने जमींदारों को नहीं रखा, उसने जो गांव का हेड होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको उसने फिक्स कर दिया कि आपको अब जो होगा जमा करना होगा टैक्सेस, और टैक्सेस जमा करने के बाद मुझे प्रोवाइड करना होगा। ठीक ना, तो ये जो महल के कारण जो सिस्टम हुआ इसको हम लोग बोलते हैं महलवारी सेटलमेंट। ठीक ना, तो अब उसके बाद कंपनी ने क्या करता है, तो देखो ये कंपनी अब क्या करते हैं कि वो पीरियोडिकली हमेशा जो होगा वो क्या करते हैं कि चेंज कर लगता है कि हाँ 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद क्या करेंगे कि हम चेंज कर देंगे अब इसको। ठीक है, हम नया सिस्टम लेकर आएंगे। क्लियर हो रही बात, देखो इसमें क्या होता है कि अब इसके अंडर हिज डायरेक्शंस, मतलब क्या होगा, कलेक्टर्स विल सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव में कलेक्टर भेजे जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो इंस्पेक्ट करेंगे लैंड। ठीक है, और उसके बाद क्या होंगे, अब वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कस्टम राइट्स। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, वो एस्टिमेट करेंगे कितना उनको टैक्स कलेक्ट करना है हर एक प्लॉट से। और उसके बाद उन्होंने उसको डाल दिया, एक महल बना दिया। और अब ये जो होगा, ये डिमांड जो होगा वो पीरियडिकली चेंज की जानी होती है, ये फिक्स नहीं था। ठीक ना, ये होगा आपका महलवारी सेटलमेंट। तो महलवारी सेटलमेंट के अंदर आप लोग ये सभी पॉइंट वाइज करके नोट डाउन कर लेना। हाँ हाँ, सॉइल की फर्टिलिटी पे चेक किया जाएगा कहाँ से क्या होता है।
इसने पूछा था इजारदारी, इजारदारी नहीं होता अभिराज, इराजेदारी होता है। और इराजेदारी सबसे पहले है, बुक में नहीं है। सबसे पहले जो था वो हेस्टिंग लेकर आए थे 1772 में, एकदम परमानेंट सेटलमेंट की तरह वो भी होता था। 5 साल के लिए ठेका पर जमीन दिया जाएगा। ठेका समझते हो ना, 5 साल की ठेका पर जमीन दी जाएगी, बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट की तरह है वो इराजेदारी। हेस्टिंग लेकर आए थे 1772 में, बहुत पहले का है। आगे नहीं पढ़ना हम लोग उसके बारे में, हम लोग को बस 3 ही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हाँ बिल्कुल, जिस लैंड से क्रॉप प्रोड्यूस होता है वहां से ज्यादा बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग मोनरो सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग आगे बोलते हैं रैयत वाली सेटलमेंट, ठीक ना। तो 2 हमारे खत्म हो गए, एक परमानेंट और एक रया, क्या था, महलवारी। किस बुक में दिया है अभिराज? बुक मैंने बोलता हूँ ना कि आप लोग सेंड कर देना एक बार मुझे। अलग अलग बुक जो होगा ना उसको थोड़ा सेंड कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, मैं उसको पढ़ा दूंगा। आप एक बार मुझे बुक सेंड कर देना, जो छूटेगा ना मैं आपको बता दूंगा। अब इसको नोट डाउन कर लो। डन है ना। कर चुके सभी? किसी कोई प्रॉब्लम? सभी कर चुके हो? चलिए अगला आते हैं हम लोग। अगला सिस्टम होता है वो होगा आपका रैयत वारी सिस्टम। अगला जो नेक्स्ट सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रैयत वारी सिस्टम। क्या मेरी साउंड लो आ रही है क्या सबको? उज्जवल को बोल रहे हैं कि उनको साउंड नहीं आ रही है। साउंड आ रही है ना? ठीक, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, रैयत वारी सिस्टम, देखो सब सिस्टम ऐसा ही है। अब इसमें एक तुम लोग को नाम दिख रहा होगा, अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। याद है टीपू सुल्तान हम लोग पढ़े थे? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान आया था ना, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का जो जमीन छीना जाता था उस पे अलेक्जेंडर रीड क्या करता था ना, कि वो जो किसान होते थे, बड़े बड़े जो किसान होंगे, उनको ही फिक्स करता है कि तुमको इतना मुझे टैक्स देना है। यहाँ पे जो किसान है इनको रैयत बुलाया जाता है। किसान को बोलते थे हम लोग रैयत, ठीक है। तो किसान पे ही फिक्स कर दिया है कि आप फार्मर हो, एज ए फार्मर तुमको इतना टैक्स मुझे देना है, सबमिट करना है हर एक साल, पर ईयर। और हम उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे, हम किसी जमींदार को नहीं देंगे, हम किसी और को नहीं देंगे,
हम इंडिविजुअल फार्मर को अब ड्यूटी दे रहे हैं कि तुमको इतना टैक्स मुझे देना है, ठीक है। और ये प्लान बहुत ही सक्सेस कर दिया था। इसी को और अधिक डेवलप करता है थॉमस मुंडो, और इसने पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है, लगभग साउथ इंडिया में पूरा का पूरा इसने फैला दिया, ठीक। और यहाँ पे उसने जमींदार वगैरह को हटाया, और सीधे क्या होता है कि ये सीधे रायत वाले, जो रायत होते हैं ना, जो कि सदियों से जनरेशन बाय जनरेशन जो होंगे खेतों पे जो होंगे वो काम करते आ रहे थे, ठीक है। तो इनसे वो टैक्स फिक्स कर दिया कि आपको इतना टैक्स मुझे देना है, और वो लोग अब उतना टैक्स देंगे। तो इसमें सीधे क्या हुआ कि रायत लोग से जो राइट्स होते थे उनसे टैक्स ले लेना, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रैयत वाले सेटलमेंट, ठीक है। तो जो 3 सेटलमेंट हमने पढ़ा थी, एक परमानेंट जिसमें जमींदार होते थे, दूसरा महलवारी से महल आया था ग्रुप ऑफ लैंड का, और तीसरा हुआ रायत जिसमें क्या होगा डायरेक्ट एक फार्मर को दे दिया है कि आपको इतना पैसा मुझे चुकाना है। समझ में आया? तीनों के तीनों खत्म हो गया हमारे पास, जो सेटलमेंट हम लोग को पढ़ना था। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, रैयत वाले सेटलमेंट लाने वाले कौन है, ठीक ना। और लाने वाले का भी नाम लिख लोगे सब, थॉमस मुंडो लेकर आए थे यहाँ पे, मुंडो सिस्टम, तो इसी को हम लोग रैयत वाले सेटलमेंट बोलते हैं। और बाकी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। तीनों सेटलमेंट हमारे खत्म हो गए, बहुत ईजी चैप्टर है ये। डन। क्योंकि मुनरो जो होगा उसके अंदर काफी सारे चेंजेस लेकर आते हैं, और मुनरो ने उसको फैलाया, मुनरो उसको स्प्रीड करते हैं, इसलिए उसको कहा गया मुनरो सिस्टम, ठीक है, जिसने उसे बहुत अधिक स्प्रीड करवाया। डन ना। अब देखो, अब देखो, ये देखिए सभी चीजें, ये तीनों के तीनों सेटलमेंट जो थे, इन तीनों के तीनों सेटलमेंट में, श्रेया अभी भी नोट कर रही थी, ठीक है श्रेया नोट करो जल्दी, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो, रुको मैं शो कर रहा हूँ, वेट। चलिए जल्दी नोट कीजिए। कोई बताएगा क्या मुनरो कौन थे? मुनरो कौन थे पूछा जा रहा, पूर्णिमा पूछ रही थी। देखो ये एक स्कॉटिश सोल्जर थे, ठीक है, और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। मुंडो जो थे स्कॉटलैंड के सोल्जर, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ही अंदर था, ब्रिटेन के ही अंदर था, वहाँ के सोल्जर थे। लेकिन यहाँ पे इनको दिया गया था पावर कि आप एडमिनिस्टर कर सकते हो इंडिया को, ठीक है। तो ये जो होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ऑफिसर्स स्टेट्समैन के रूप में रहे हैं। और ये 1761 से यहाँ पे, सॉरी 1761 से नहीं, लगभग 1800 में ये जो होगा इंडिया के अंदर आया था 1800 में, ठीक है। जनरल नहीं थे ये बैरोनेट इनको बोलते हैं, फर्स्ट बैरोनेट थे यहाँ के। डन। समझ में आया पूर्णिमा क्या थे, ये कौन थे मुनरो? फाइटर जिसको एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया।
तो देखो, अब ये सभी चीजें आप लोग समझ सकते हो कि इन तीनों कंडीशंस में सबको हाई रेंट देना पड़ता था, हाई रेवेन्यू सिस्टम जो था वो चल रहा था। रिजल्ट क्या हुआ कि वो उसमें फेल करेंगे, ठीक है, और फेल होने के बाद क्या होगा कि अब उनसे अधिक से अधिक टैक्सेस लिए जाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर उससे उनकी जमीन जो होगी वो छीन ली जाएगी। हाँ बिल्कुल, अभी साउथ की बात हो रही है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ही, ठीक ना, वहीं पे किया गया था ये, साउथ में हुआ था, ये लाया गया, ठीक। तो इन सभी में क्या हुआ कि हाई रेवेन्यू डिमांड जो होगा चल रहा था, ठीक। और ऐसे में क्या होता है कि पीजेंट जो होंगे उनको अनेबल थे कि वो पैसा नहीं दे सकते हैं, राइट जो होंगे राइट भी नहीं दे सकते थे, जो आपके अलग लोग थे वो भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो सभी के सभी लोग जो होंगे वो भागना शुरू करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि ये जो फार्मिंग यहाँ पे होती है कंट्री के अंदर, ये फार्मिंग लगभग बर्बाद होने लगती है, ठीक ना, खेती खत्म होने लगती है, लैंड एरिया जो भी चीजें थे वो सब खत्म होने लगे, ठीक। अब अंग्रेज यहीं पे नहीं रुके, अंग्रेज यहीं पे रुकते नहीं। अब वो सोचते हैं ना कि हम क्या करें, हम यहाँ से पैसा तो कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ से कुछ क्रॉप्स भी उगा कर ले जाए, ठीक। यूरोप के लिए कुछ क्रॉप्स उगा कर उस पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो ऐसे में वो लोग कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं कि हमको ये चीज चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जूट उगाना शुरू करते हैं, कि जूट पे फोर्स करते हैं कि भाई जूट उगाओ, कहाँ पे, तो बंगाल के अंदर, जूट बंगाल में। तो उसका टी उनकी डिमांड बढ़ती है, तो टी कहाँ उगाइए, तो टी उगाइए चलिए आसाम में, चलिए टी उगाने के लिए आसाम में। शुगर बनाना होगा, जैगरी बनाना होगा, तो ऐसे में यूनाइटेड प्रोविंस, हम आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश कहा जाएगा, इस एरिया में वो लोग क्या होगा, शुगर केन का प्रोडक्शन कराएंगे। यहाँ से शुगर केन का प्रोडक्शन होगा जो कि जाएगा ब्रिटेन के अंदर। बीट उगेगा पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। राइस उगेगा मद्रास में, ठीक है। और उसके बाद आगे सारे एरिया में कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में उगाया जाएगा। और इन सभी जगह से वो उगाएंगे, उगा कर ले जाएंगे अपने कंट्री में बेचेंगे, तो यहाँ से वो सामान लेकर जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज की डिमांड बढ़ रही है, देखो जरा, ये दोनों नीचे फिगर दिया गया है, दोनों सिल्क क्लॉथ का फिगर दिया है, इन दोनों फिगर में कौन सा कलर कॉमन है और सबसे अधिक कौन सा कलर है? ये जो फिगर 5-6 दिया गया है, ठीक है, ब्लू कलर है ना, ये ब्लू कलर इंडिगो से आता है। तो अब वो एक और चीज का डिमांड करना शुरू कर दिए जिसमें वो चाहते थे कि उनको इंडिगो मिले, ठीक है। तो ये सभी क्रॉप्स वो लोग उगाना चाहते थे अब इंडिया के अंदर, ठीक ना। तो अब डालेगा हेडिंग क्रॉप्स फॉर यूरोप, और इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना चाहते थे वो कर लीजिएगा। और एक स्पेशल हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिगो का केस, ठीक है। क्रॉप्स फॉर यूरोप डालिएगा, और कहाँ से क्या क्या, जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, व्यास इन मद्रास, ये नोट डाउन कर लोगे। और फिर अगला हेडिंग हम डालेंगे इंडिगो। बिहार में ही नील की खेती होती थी अभिराज? बिहार 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 में भी होती थी, फिर चंपारण विद्रोह, नील खेती, पढ़ोगे आगे महात्मा गांधी।
चंपारण में विद्रोह करवाते हैं नील की खेती के लिए। डन। बिहार में भी होती थी, जहां जहां राई सूख सकता है ना उन सभी जगह पे नील की खेती होती थी। ठीक है, अब कहानी समझते हैं हम लोग नील के लिए। ब्लू कलर तो आप लोग पहचान चुके हो कि ब्लू कलर नील का था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि नील जो होगी, उस नील का डिमांड जो होगा वो इंडिया में क्यों इतना था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये लैंड बैन कर देता था। अब थोड़ा सा आराम से देखो, सब देखो। देखो, नील जो होगा आपका एक ब्लू कर देता था, लेकिन साथ साथ अंग्रेज जो होगा ना, अंग्रेजों की यहाँ भी एक खेती होती थी, एक पौधा होता था, इसका नाम था वुड। ठीक ना, तो बोर्ड भी जो होगा वो वायलेट और ब्लू कलर का डाई बनाता था। दो कलर थे, एक इंडिगो था नील, और दूसरा एक था वुड, याद रहेगा, दो। ठीक है, ये जो होगा आपका इंडिगो, ये इंडिगो किस एरिया में होगा, तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो होगा इंडिगो होगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिगो होगा, वहीं पे टेम्परेट जोन में जो होगा, जो ठंडे एरिया होंगे वहां पे वुड होगा। ठीक है, टेम्परेट जोन में वुड, और वहीं पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन होंगे उस एरिया में होगा इंडिगो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमारा एरिया जो होगा सब ट्रॉपिकल एरिया रहता है, गर्म क्षेत्र है ना, तो गर्म क्षेत्र में इंडिगो काफी अधिक होगा। तो इंडिया से इंडिगो खरीद के जाएगा, ब्रिटेन में जो होगा वहां पे लोग नील को यूज करेंगे। लेकिन क्या होगा, ब्रिटेन में ही लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वुड की खेती करेंगे, और वो लोग को प्रॉब्लम होगी इंडिया के इंडिगो से। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया से इंडिगो जाएगा तो वुड की खेती, वुड का जो होगा, वुड वहां पे बिकने वाला नहीं है। ठीक, तो वो डिमांड करते थे कि टोटली बैन कर दिया जाए, यानी कि इंडिया से नील खरीद कर ना आए। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वहां के जो राजा महाराजा थे वो लोग इंडिगो को ही प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि इंडिगो कलर जो होता है वो डीप होता था, अट्रैक्टिव होता था। वहीं पे जो होगा आपका वुड होगा ना, ठीक है, वुड जो होगा वो बहुत ही पेल और जो होगा डल कलर जो होगा वो देगा। ठीक है ना, तो इंडिगो जो होगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इंडिगो प्रोड्यूस द रिच ब्लू कलर, अच्छा सा एकदम जो होगा तेज ब्लू कलर का था। वहीं पे जो वुड होगा, वो वुड क्या करेगा, उसका कलर जो होगा पेल एंड डल, यानी खराब होंगे उसके कलर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर वो लोग क्या करते हैं कि जो भी बैन वगैरह था इंडिगो का, इंडिया के से की खरीद लेकर जाएंगे, हाँ, उसको वो लोग बंद करना चाहेंगे कि हाँ अब ये बंद हो जाए, फिर से हमारे कंट्री में इंडिगो वगैरह है। ठीक है, अब इसके बाद वो लोग अलग अलग जगह ढूंढना शुरू कर दिए। तो फ्रेंच जो होगा वो कल्टीवेट करना शुरू किया, जैसे कि सेंट जोकिम करेबियन आइलैंड जो होगा उसमें, सेंट डोमिनिक में जो होगा फ्रांस जो होगा वो कल्टीवेट करना शुरू करता है, फ्रेंच। ठीक ना, उसके बाद जो होगा पोर्टुगीज जो होंगे वो बंगाल में, ब्राजील में जो होगा, यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं पोर्टुगीज ब्राजील के अंदर। ठीक ना, और इंग्लिश जो होंगे, अंग्रेज होते हैं, वो जमैका के अंदर जो होगा वो इंडिगो का प्लांटेशन करना शुरू करते हैं, और उसका धीरे धीरे वो आते हैं कहाँ पे, इंडिया की तरफ भी। अब क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे अमेरिका वगैरह में भी, वहां पे भी इंडिगो प्लांटेशन होना शुरू हो गया, यानी कि इंडिगो खेती लगभग वर्ल्ड में हर जगह हो रही है, उसकी कलर के चलते। ठीक ना, कलर के चलते हर जगह उसका लगभग प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि एंड ऑफ 18th सेंचुरी में इंडिगो का डिमांड बढ़ते चला गया। ठीक, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कॉटन का जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो और डिमांड बढ़ गई किसकी, डाई की। ठीक है, समझ में आ रही बात। कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए डाई का जो होगा उसका भी डिमांड बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इंडिगो का डिमांड भी इंक्रीज करने लगा, और ऐसे में उतनी सप्लाई उसको मिलने नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका जो होगा, अमेरिका ने अब क्या किया कि अपने जो एक्सपोर्ट थे उस एक्सपोर्ट को उसने बंद कर दिया 1783 से 89 के बीच में। ठीक है, तो इंडिगो का प्रोडक्शन अब जो होगा कम हो गया ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ब्रिटेन को चाहिए था एक नया एरिया जहां पे उसको मिल सके क्या, इंडिगो। और वो इंडिगो कहाँ पे दिख रहा है, तो उसको दिख रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही बात। समझ में आया। चलिए अब इसको बस लेट डाउन कर लीजिए आप लोग, और हम लोग इसके बाद आगे पढ़ते हैं इंडिया पे अब उसका अधिकार।
हाँ जी बिल्कुल अभिराज, यहाँ से नोट करना शुरू करोगे। नहीं आपका वही रहेगा, वाई द डिमांड फॉर इंडिगो। नहीं नहीं, अब इंडिगो का यूज नहीं होता है, अब क्या हुआ, अब सिंथेटिक कलर आ चुका है। देखते नहीं हो, आया नया उजाला, खाता नहीं है, तो सिंथेटिक रूप से आते हैं अब। डन। अभिराज कर चुके हैं। नहीं अभिराज। चलो अब देखो, तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन है कि प्लांटेशन क्या होता है, आपको पता है प्लांटेशन क्या होता है? कितने लोगों को पता है प्लांटेशन क्या होता है? अभी के टाइम पे प्लांटेशन क्या होता है ना, एक तरह के पौधे उगाना, एक तरह का प्लांट उगाना, एक एरिया पे एक तरह का प्लांट, से रबर का खेती होता है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ठीक है। टी की खेती है वो एक तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर, शुगर केन की खेती होती है वो एक तरह से है। लेकिन उस समय ब्रिटेन के टाइम पे क्या होता था कि वो प्लांटेशन खेती अपने मन से करवाएंगे, और ऐसे में क्या होगा, वो फोर्सली लेबर लोग को फिक्स करेंगे, तुमको आकर यहाँ पे खेती करनी ही करनी है। ठीक है। तो ये प्लांटेशन क्या होता है कि ये प्लांटेशन लार्ज फार्म, एक बड़ा सा फार्म खेत, ऑपरेटेड बाय प्लांटर, प्लांटर के उसको प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर यानी कि जबरदस्ती काम करवाना,
और प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हो चाहो तो। प्लांटेशन वैसे अगर आपको पता है तो कोई जरूरत नहीं है नोट करने की, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, चलिए तो आज एक क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो हाफ ऑफ द चैप्टर हम लोग की बाकी रही है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड इस चैप्टर के अंदर नहीं है। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा सभी को, इजी है चैप्टर। ठीक है, कोई टफ वर्ड किसी को नहीं मिला होगा अभी तक? नहीं, नहीं लिख सकते, कोई नीड नहीं है। ठीक है नयन, कल कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, नॉट नाउ, कल ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ओके नयन, ओके देन, बाय बाय एवरीवन।